नमस्कार। संविधान के भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये जन्मजात हैं, भारत के नागरिकों को ही दिए जा सकते हैं। ये जो भारतीय लोगों को दिए जाएंगे तो जैसे उसकी उम्र 18 साल पूरी होती है उसको आधार उसका वो बन जाता है, वोटर कार्ड बनता है, उसको नागरिकता मिलती है। लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं ये जन्मजात होते हैं। अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है। और मौलिक अधिकार या मौलिक मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब इसमें जो पहली विधि के समक्ष समानता है, पेपर में प्रश्न आता है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में वर्णित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। तो हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। अब पहला अनुच्छेद है विधि के समक्ष समानता। एक विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि मतलब कानून के समान, कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को समानता दी जाएगी, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अपवाद राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इनके साथ ये इनको छूट है इस नियम से। अच्छा, विधि के समक्ष समानता और एक है कानून का समान संरक्षण। ये तो विधि के समक्ष जो समानता है ये ली गई है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, और विधि के कानून का समान संरक्षण ये लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। तो आर्टिकल 14 में दो तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा इससे सावधान रहिएगा। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी भी भारतीय निवासी के साथ नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इसकी नस्ल ऐसी है, ये काला है, धर्म ये हिंदू है, ये बौद्ध है, ये मुस्लिम है, जाति ये फलाने हैं, लिंग स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर, या जन्म स्थान तुम्हारा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है तो तुम मद्रास नहीं आओगे, तुम मुंबई नहीं जाओगे, ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर, समता या समानता, अर्थात लोक कल्याण, लोक नियोजन, इसके विषय में समाज में जो सरकारी तंत्र है उसमें जो है विभिन्न प्रकार की नौकरियां हैं, इनमें समानता दी जाएगी, इनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं होगी। अब आता है कि अर्थात अगर ऐसा है तो फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो आरक्षण का एक अलग विषय है, उस मुद्दे पर यहाँ पर बात करना उचित नहीं है। अर्थात वो एक अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो वो अलाउड है, इसीलिए उसको दिया जाता है, जो धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। अब हम बात करें अनुच्छेद 17 की तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। अगर कोई व्यक्ति समाज में छुआछूत का भेद की भावना पैदा करता है तो उसको दोषी सिद्ध किया जा सकता है संवैधानिक उपबंधों के आधार पर। ये प्रश्न बहुत पेपरों में आता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। किसके अंतर्गत आता है, तो समानता के अधिकार के तहत आता है। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। अब हम समझते हैं कि उपाधियों का अंत, जैसे पहले उपाधियाँ होती थी, जैसे जमनालाल बजाज, इनको उपाधि मिली थी राय बहादुर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। ऐसी ही जो उपाधियाँ थीं, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधियाँ मिली थीं। तो इस प्रकार की जो उपाधियाँ हैं हमारा संविधान इनको नेगलेक्ट करता है, अर्थात ऐसी कोई उपाधियाँ नहीं धारण की जाएंगी। अगर कोई विदेशी उपाधि धारण भी की जानी है तो राष्ट्रपति की अनुमति से की जाएगी। और सेना संबंधी उपाधियाँ, पुलिस से संबंधित उपाधियाँ, शिक्षा से संबंधित उपाधियाँ
और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार, इनसे संबंधित जो उपाधियाँ हैं ये रखी जा सकती हैं, लेकिन जो उस तरह की उपाधियाँ हैं जिनसे भेदभाव पैदा होता है वो उपाधियाँ रखी जानी वैध नहीं है। अब हम बात करें अगर तो संविधान का जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही अगला हिस्सा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर के 22 तक जाता है। तो पहले हम 19 की बात करें कि अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। पहली 19(1) या इसको हम ABCDEFG इस तरह से कर सकते हैं जैसा आप सुविधा समझे। तो अनुच्छेद 19(1) ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी, RTI, प्रेस की आज़ादी, पुतला जलाना, नारे लगाना, ये सब इसमें आ जाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात हम अपनी बात को रख सकते हैं। RTI के द्वारा किसी विभाग से कोई सूचना मांग सकते हैं। प्रेस की जो आज़ादी है, मीडिया की जो आज़ादी है, वो इसी के अंतर्गत आती है 19(1) के आधार पर। पुतला जलाना, जैसे आप देखते हैं कि विरोध में पुतला जलाए जाते हैं, कहीं किसी नेता का विरोध होता है तो उसका पुतला जलाया जाता है, गो बैक के नारे लगते हैं, तो ये 19(1) अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसमें आप अब दूसरी है सभा करना, आप सभा कर सकते हैं 19(2) में, लेकिन अब अगर वहाँ पे हथियार आप रखे हैं तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हथियार रखना आवश्यक है तो पुलिस की सूचना से उनकी परमिशन लेकर के उसको रखा जा सकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। फिर 19(3) कहता है संगठन बनाकर रह सकते हैं, जैसे NGO, विभिन्न प्रकार के NGO हो गए, ट्रस्ट हो गए, इनको हम बना सकते हैं, किसान यूनियन, ये चीज़ें 19(3) में हैं। 19(4) में भारत भ्रमण, आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, जैसे किसी की इच्छा हुई कहीं जाना, उसको किसी को किसी जगह भ्रमण करने जाना है, मान लीजिए वैष्णो देवी जाना है, अब आप जा सकते हैं, उसके लिए वो बंद करता है अनुच्छेद 19(4). कहीं भी बस सकते हैं, आप कहीं भी जा कर के रह सकते हैं। जब से आर्टिकल 370 और 35(1) ख़त्म हुआ तब से आप जम्मू कश्मीर में भी जा कर के बस सकते हैं, रह सकते हैं। अब अनुच्छेद 19(6) की बात करें तो ये संपत्ति का अधिकार है जो इस समय निरसित है, ये इस समय अप्लाई नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार ना होकर के कानूनी अधिकार है, जिसको मोरारजी देसाई के समय इसको हटा दिया गया था। इसमें एक संशोधन किया गया था। संशोधन की अगर हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई के समय। उन्होंने आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, उसको एक कानूनी अधिकार में बदल दिया। तो संपत्ति का अधिकार, आज यह अधिकार जो है ये मौलिक नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, तो इसको हम समझेंगे कि ये कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978, आर्टिकल 300(a). अब व्यवसाय की बात, आप भारत में कहीं भी अबाध रूप से व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पर निवास कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत था। अब हम बात करें आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकारों पे आर्टिकल 20(19) के बाद। तो अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि से संरक्षण। इसके लिए 3 उपबंध हैं। पहला, एक गलती के लिए 1 सजा, आर्टिकल 20(a), 20(b) खुद के विरुद्ध गवाही देने पर बाध्यता नहीं, और तीसरा है सजा उस समय के कानून के अनुसार दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। दोष सिद्धि से संरक्षण, अगर आप के खिलाफ दोष कोई सिद्ध कर रहा है तो आप उसमें अपना बचाव कर सकते हैं। पहला, एक गलती के लिए 1 बार सजा। मान लीजिए लालू यादव ने चारा घोटाला किया तो 1 बार घोटाले की 1 बार सजा। खुद के विरुद्ध गवाही देने पर बाध्यता नहीं, अगर पुलिस ज़बरदस्ती उनसे बाध्यता करती है कि आप गवाही दीजिए अपने खिलाफ, तो डर की वजह से तो कोई भी दे सकता है, तो इसमें बाध्यता नहीं। अब कोर्ट पुलिस के सामने दी गई गवाही को मानता ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि पुलिस ज़बरदस्ती दंड भय दिखा करके गवाही दिला सकती है, इसलिए ये गवाही कोई बाध्यता नहीं है। सजा उस समय के कानून के अनुसार जिस समय घोटाला किया होगा उसके आधार पर
सज़ा मिलेगी, न कि अभी 2023 के आधार पर सज़ा मिलेगी। तो अनुच्छेद 20। अब हम बात करें 21, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि हमारे प्राण से संबंधित, जीवन से संबंधित और देह अर्थात शरीर से संबंधित हमें कुछ आज़ादी दी गई हैं। जैसे पुलिस चालान काटती है तो अनुच्छेद 21 के तहत ही काटती है। अरे उसको चिंता है कि आपके प्राण सुरक्षित रहें, आपकी देह सुरक्षित रहे, इसीलिए चालान काटती है बिना हेलमेट के। अब आप अगर प्रदूषण फैलाते हैं तो भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कारण यह है कि अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं तो किसी दूसरे की जान जा सकती है। जैसे यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भोपाल गैस त्रासदी में किया था। ऐसे ही अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो किसी की जान जा सकती है, तो उसमें भी एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो अर्थात आर्टिकल 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और जो शरीर से संबंधित है और जीव से संबंधित, उसकी जान से संबंधित है। आर्टिकल 21A, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक ये उपबंध लाया गया था। आर्टिकल 21A ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में अधिकतम यही पूछता है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, हालांकि ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत लागू हुआ था, लेकिन अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। अब आर्टिकल 22 की बात करें तो गिरफ्तारी से संरक्षण, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल करते हैं तो थोड़ा सा आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से उचित नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं जो आवश्यकता की चीज़ें हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से कैसे संरक्षण किया जा सकता है, इसके लिए 3 प्रकार के उपबंध हैं। पहला है, अर्थात इसको आर्टिकल 20A, 20B, 20C इस तरह नहीं पढ़ेंगे, तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली, गिरफ्तारी के पहले वारंट। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के पहले वारंट दिखाना होगा। आप देखते हैं कि वारंट दिखाइए, तो ये आर्टिकल 20 के तहत है, 22 के तहत। फिर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर, इसमें छुट्टी और रास्ते का जो समय है उसको काट दिया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। अपने पसंद का वकील रखने की आज़ादी। गिरफ्तार अभियुक्त है, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, वो अपने पसंद का वकील रख सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो गिरफ्तारी से अपने को बचाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की, तो इसमें एक निवारक निरोध आता है। निवारक निरोध के तहत एक टाडा है, रासुका है, विभिन्न प्रकार के मीसा एक्ट। हाँ, मीसा एक्ट की बात आई। मीसा एक्ट का सर्वाधिक जो दुरुपयोग था ये 1971 में लाया गया था, और उस समय इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। तो लालू यादव ने इस एक्ट का नाम, मीसा एक्ट का नाम, अपनी पुत्री मीसा भारती ही रख दिया था उसी के विरोध में। तो ये मीसा एक्ट है, टाडा एक्ट है, ये कुछ एक्ट हैं जो जिनसे, जैसे इसमें थोड़ा सा ये होता है जैसे किसी को बंदी करा दिया, नज़रबंद कर दिया गया। अभी आर्टिकल 370 और 35 से हटी थी, तो कश्मीर के कुछ नेताओं को बंदी बना दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। उसका यही कारण था, निवारक निरोध के तहत ही उसको बंद किया गया था, क्योंकि वो दंगा भड़का सकते थे। तो उसको पहले से कि भाई आप दोषी नहीं हैं, लेकिन आप दोष में शामिल लोगों को करा सकते हैं, आप दंगा भड़का सकते हैं, इसीलिए आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा। तो ये निवारक निरोध के अंतर्गत आता है। अब हम अगले अध्याय, अगली क्लास में बात करेंगे अगली अनुच्छेदों पर। धन्यवाद।